हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट क्लास 10th वालों के लिए सबसे ज्यादा महामैराथन का वीडियो में लेकर आ गया वो हिंदी। आज पूरा हिंदी में 70 नंबर बिल्कुल पक्का कराने वाला हूं आप लोगों को। मात्र 1 घंटा में आप लोगों का पूरा हिंदी ही में खत्म करने वाला हूं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। पूरे यूट्यूब पे आप लोगों को कहीं भी ऐसा नहीं मिलेगा। पूरा प्रिंट करके मैं निकाल के लिख के लेकर आया हूं ताकि आपको एक एक अक्षर जो है समझ में आए। ठीक है, 70 में बिल्कुल पक्का आप लोगों का 100% बता रहा हूं कि इस बार मेरा टारगेट है ये हर विषय में 100 में से कम 95 नंबर लाने का। बिल्कुल मैं यही प्रयास से आप लोगों को तैयारी करा रहा हूं। बस आप लोगों को सपोर्ट चाहिए, लाइक चाहिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। इसके बाद मैं सब कुछ आप लोगों पे एकदम न्यौछावर कर दूंगा। जितना भी करना होगा हमें सब कुछ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। पूरा इस बार आप लोगों को टॉपर जरूर बना के रहूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। इसके बाद हम लोग गद्यांश, पद्यांश, संस्कृत के गद्यांश, पद्यांश, फिर आपके निबंध, मतलब सब कुछ पूरा संपूर्ण 70 में 70 नंबर देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे यहाँ से वीडियो स्टार्ट होगी कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है और उसी को आप लोगों को लिखना है। तो इसमें से कौन सा सही है? पहला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रख्यात नाटककार हैं। दूसरा है, रामविलास शर्मा उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है। तीसरा, क्या भूलूं क्या याद करूं कहानी विधा की रचना है। और अजंता के लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय हैं। अब चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है तो ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। अजंता के लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय हैं। अब मैं आप लोगों को डायरेक्ट आंसर बताता चलूंगा, ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, ठीक है, ताकि इससे आप लोगों को जल्दी से आप तैयार कर पाओ उसको। दूसरा प्रश्न देखो क्या है। दूसरा प्रश्न है कि क्या लिखूं किस विधा की रचना है। क्या लिखूं किस विधा की रचना है मेरे प्यारे बच्चों? ये आपका निबंध विधा की रचना है। पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला वाला निबंध विधा की रचना है। इसके बाद तीसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे। तीसरा प्रश्न यह है कि गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक हैं। गुनाहों के देवता एक उपन्यास है और उसके लेखक कौन है ये पूछ रहा है। उसके लेखक हैं ऑप्शन ए कौन? धर्मवीर भारती जी। कौन है? धर्मवीर भारती जी हैं। पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों यह है कि चिंतामणि निबंध संग्रह, चिंतामणि निबंध संग्रह किसकी? ठीक है, तो चिंतामणि निबंध संग्रह मेरे प्यारे बच्चों रामचंद्र शुक्ल की। पहला वाला ऑप्शन पे क्लिक आपको करना है। पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चिंतामणि निबंध संग्रह है रामचंद्र शुक्ल का। पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है गबन। गबन उपन्यास है, तो गबन उपन्यास है आपके प्रेमचंद्र जी का। प्रेमचंद्र जी का उपन्यास है गबन। पहला वाला ऑप्शन आप लोगों का सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मेरे प्यारे बच्चों, आकाशद्वीप और ममता कृति है। आकाशद्वीप और ममता कृति है, किनकी कृति है? तो मेरे प्यारे बच्चों जयशंकर प्रसाद जी की। पहला वाला ऑप्शन सही होगा। ये दोनों कृतियां किनकी हैं? जयशंकर प्रसाद जी की हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है, क्योंकि महामैराथन ये वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड है। पूरा का पूरा 70 नंबर एक ही वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कलम का सिपाही की रचना किसने की? कलम के सिपाही की रचना किसने किया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमृत राय। कौन? अमृत राय। बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं। मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं तो दो हैं। कौन है? मर्यादा और हंस। पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, मर्यादा और हंस। इसके बाद अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 9 देखिए। प्रश्न नंबर 9 है कि छायावादी युग के प्रमुख लेखक। छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? वह है आपके राम कुमार वर्मा जी। और सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आप लोगों का? सही हो जाएगा। छायावादी युग के प्रमुख लेखक राम कुमार वर्मा। इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? इन चारों में से बताना है कि गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मेरी असफलताएं। सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, मेरी असफलताएं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है अजात शत्रु किस विधा की रचना है? अजात शत्रु किस विधा की? नाटक विधा की रचना है। और यह तीसरा ऑप्शन आप लोगों का सही होगा। इसके बाद 12वां प्रश्न जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है कि तितली। तितली उपन्यास है, किसकी उपन्यास है तितली? तो वह है आपके जयशंकर प्रसाद जी। पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं।
चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 मेरे प्यारे बच्चों यह है कि हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा है। हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा कितनी मानी जाती है? तो 1919 से लेकर 1938 तक। बी वाला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा, बी वाला 1919 से 1938 तक। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है कि मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है? मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है? मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आत्मकथा विधा की रचना है। ठीक है, आत्मकथा तीसरा वाला ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट होगा। चलिए आगे अगर हम बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है कि संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक, संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हर साल आता है, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है ठूठा आम, क्या है? ठूठा आम किसकी रचना है? ठूठा आम किसकी रचना है? तो भगवत शरण उपाध्याय। पहला वाला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, भगवत शरण उपाध्याय जी। इसके बाद अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है कि पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक कौन है? पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इससे बाहर तो जाएगा ही नहीं। बस जो इसको पढ़ लिया पूरा वीडियो को, फिर समझ लीजिए 70 में 70 वो करके ही आने वाला है। तो पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक कौन है? जयप्रकाश भारती जी हैं। पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 मेरे प्यारा बच्चों यह है कि बर्फ की गुड़िया, बर्फ की गुड़िया के रचनाकार हैं। तो बर्फ की गुड़िया के रचनाकार कौन है? पद्मलाल पूनालाल बख्शी, कि जयप्रकाश भारती, कि यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये तो आपको मालूम होना चाहिए ना। तो बर्फ की गुड़िया के रचनाकार हैं आपके जयप्रकाश भारती थी, और बी वाला ऑप्शन आप लोगों का क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 मेरे प्यारे बच्चों यह है कि नीड का निर्माण किसकी रचना है? नीड का निर्माण किसकी रचना है? वो रचना है हरिवंश राय बच्चन जी की, और पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20वां। क्वेश्चन नंबर 20वां है कि झूठा सच, झूठा सच किस विधा की रचना है? झूठा सच किस विधा की रचना है मेरे प्यारे बच्चों? उपन्यास विधा की रचना है। बी वाला ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट है। ठीक है, झूठा सच किस विधा की रचना है? तो उपन्यास। चलिए आगे बात करते हैं, भूले बिसरे चित्र के रचनाकार। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, हर साल एग्जाम में आप लोगों को देखने को एक प्रश्न मिलता है कि भूले बिसरे चित्र के रचनाकार कौन है? भगवती चरण वर्मा जी हैं। पहला वाला ऑप्शन पे क्लिक आप करना है। ठीक है, चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है कि ठलुआ क्लब क्या है? कौन सा क्लब? ठलुआ क्लब जो निबंध के रचनाकार हैं कौन है? तो ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार हैं वो है आपके गुलाब राय। कौन है? गुलाब राय। पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देखेंगे, एकांकी सम्राट कहा जाता है। एकांकी सम्राट कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो राम कुमार वर्मा को कहा जाता है, और पहला वाला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा, एकांकी सम्राट कहा जाता है राम कुमार वर्मा को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। इसमें से कोई एक कथन सही, उसे पहचान कर लिखना है। तो बी वाला ऑप्शन सही होगा कि क्योंकि गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक जो हैं वो डॉक्टर धर्मवीर भारती जी हैं, इसलिए बी वाला ऑप्शन सही होगा 24 का। चलिए ये भी हो गया क्लियर। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, 25। क्वेश्चन नंबर 25 मेरे प्यारे बच्चों यह है कि उसने कहा था किस विधा की रचना है? उसने कहा था किस विधा की रचना है? तो आपके कहानी विधा की रचना है, और सी वाला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। इसके बाद 26 क्वेश्चन कि हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है? हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है मेरे प्यारे बच्चों? वो हास होता है। हास रस का अस्थाई भाव क्या होता है? हास। पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 27 क्वेश्चन, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी में कौन सा रस है? ठीक है, तो इसमें करुण रस का है। बी वाला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा, करुण रस। चलिए 27 का बी। इसके बाद 28 है मेरे प्यारे बच्चों कि रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 24 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। इसके बाद राजा रानी में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 29।
राजा रानी में कौन सा समास है? तो जब भी योजक चिन्ह वाला आ जाए तो हमेशा द्वंद्व समास होता है, याद रखना, और पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 30वां प्रश्न है आप लोगों का कि अग्नि का पर्यायवाची है। अगर अग्नि का पर्यायवाची क्या होता है? अनल, पावक, आग के उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी क्योंकि ये तीनों ही होते हैं अग्नि के पर्यायवाची शब्द। तो 30वें का क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 31। देखिए 31 है कि स्वागतम का संधि विग्रह होगा। अगर हम स्वागतम का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? तो सुधन आगतम होता है। पहला वाला ऑप्शन आप लोगों का क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 32 प्रश्न है कि फल शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप होगा। अगर फल शब्द का अगर हम चतुर्थी विभक्ति और एक वचन का रूप देखें तो क्या होगा? ठीक है, फलेन, फलाय, फलात की फलस्य। तो आपका क्या हो जाएगा? फलाय। बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 33 देखिए, नदाम में किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? नदाम में किस विभक्ति एवं वचन का रूप है मेरे प्यारे बच्चों? तो बी वाला ऑप्शन, सप्तमी विभक्ति एक वचन। बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति एक वचन। इसके बाद 34 देखिए, 34 क्वेश्चन है कि फलेसु किस विभक्ति व वचन का रूप है? फलेसु किस विभक्ति व वचन का रूप है मेरे प्यारे बच्चों? बी वाला ऑप्शन सही होगा, वही सप्तमी विभक्ति आपके बहुवचन। ठीक है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन। इसके बाद 35 है आपका, अपठः किस लकार का रूप है? अपठः किस लकार का रूप है मेरे प्यारे बच्चों? लड लकार का रूप है, और पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। 4 ऑप्शन दिया हुआ है और उन चारों ऑप्शनों को आपको पढ़ना है, और पढ़ने के बाद आपको मालूम चलेगा कि कौन सा कथन सही है। जो कथन सही रहेगा उस पे आप लोगों को लिखना है उसको। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर आप लोग जानते हो तो मुझसे पहले कमेंट कर देना, क्योंकि अजंता के जो लेखक हैं वह डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय हैं। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरा प्रश्न जो इसका है, दूसरा प्रश्न यह है कि क्या लिखूं, किस विधा की रचना है? ठीक है, तो निबंध, नाटक, उपन्यास की कहानी। ठीक है, तो किस विधा की रचना है, क्या लिखूं? तो मेरे प्यारे बच्चों ये है आपका निबंध विधा की। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न देखो, तीसरा है गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक हैं। तो गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक जो है मेरे प्यारे बच्चों, वह आपके धर्मवीर भारती जी, और पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखिए क्या है, और इन सभी प्रश्नों को आपको तैयार करना है, एक भी प्रश्न भूलना नहीं। अगर 20 में 20 नंबर लाना चाहते हो तो आपको सारे प्रश्न याद होने चाहिए। अगला है कि चिंतामणि निबंध संग्रह है। तो चिंतामणि निबंध संग्रह जो है मेरे प्यारे बच्चों किनकी है? तो रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है, सबको मालूम है। रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध संग्रह है चिंतामणि। तो पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर। इसके बाद पांचवा प्रश्न देखिए क्या है, पांचवा है गबन। गबन उपन्यास है। तो गबन उपन्यास है किनके? तो प्रेमचंद्र जी का है, मालूम है आप लोगों को। पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है आकाश द्वीप और ममता कृति है। तो आकाश द्वीप और ममता कृति, ये दोनों कृतियां किनकी हैं? तो ये दोनों कृतियां मेरे प्यारे बच्चों जयशंकर प्रसाद जी की हैं, और पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे है कि कलम का सिपाही की रचना किसने की? तो कलम के सिपाही की रचना किसने किया था मेरे प्यारे बच्चों? तो वह है अमृत राय। किनकी रचना है? तो अमृत राय की रचना है कलम के सिपाही। बी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न देखें, आठवां प्रश्न है कि मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं। तो मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं कौन है इन चारों ऑप्शनों में से? तो वह है आपके मर्यादा और हंस। पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इस पे आप लोग क्लिक कर लेना, मर्यादा और हंस। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम में आपको हर साल ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें 9 प्रश्न, तो 9 प्रश्न है कि छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं।
तो छायावादी युग के प्रमुख लेखक जो मेरे प्यारे बच्चे हैं वो है राम कुमार वर्मा जी। और सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, राम कुमार वर्मा। इसके बाद 10वां प्रश्न जो है, 10वां है, गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है। तो गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा जो है मेरे प्यारे बच्चों वो है आपकी मेरी असफलताएं। और ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यह प्रश्न 2023 में भी आपके एग्जाम में आया था, ठीक है, और 2024 में भी पूछा जाएगा। 11वां प्रश्न की बात करें तो 11वां प्रश्न है कि अजात शत्रु किस विधा की रचना है। तो अजात शत्रु किस विधा की रचना है, क्या संस्मरण, नहीं, बिल्कुल नहीं, रेखा चित्र, नहीं, सी वाला नाटक, तो यही हो जाएगा। अजात शत्रु किस विधा की रचना है, तो नाटक विधा की रचना है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न नंबर है आपका 12, और प्रश्न नंबर 12 है कि तितली उपन्यास है। तो जो तितली एक उपन्यास है, किनका उपन्यास है मेरे प्यारे बच्चों, तो तितली जो है जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है, इसलिए पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 13 है कि हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा है। तो शुक्ल युग की समय सीमा कितनी मानी जाती है मेरे प्यारे बच्चों, तो 1919 से लेकर 1938 तक मानी जाती है। बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 14 प्रश्न देखो क्या है, मेरी आत्मकथा किस विधा की रचना है। तो देखो मेरी आत्मकथा जो है वो किस विधा की रचना है, वो है आपकी आत्मकथा विधा की रचना, और सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, आत्मकथा। इसके बाद देखो 15वां प्रश्न है, 15वां है कि संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक हैं। तो संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों, वो है रामधारी सिंह दिनकर जी, और सी वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है कि ठूठा आम किसकी रचना है। तो ठूठा आम जो है मेरे प्यारे बच्चों वो किनकी रचना है, वो है आपके भगवत शरण उपाध्याय जी, और पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 17वां प्रश्न कि पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन, पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक। तो पानी में चंदा और चांद पर आदमी के जो लेखक मेरे प्यारे बच्चे हैं वो हैं जयप्रकाश भारती जी, और इसलिए पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जयप्रकाश भारती जी। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 18वां प्रश्न है, बर्फ की गुड़िया के रचनाकार हैं। तो बर्फ की गुड़िया के रचनाकार जो है वो मेरे प्यारे बच्चों वो है जयप्रकाश भारती जी, और बी वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कौन, जयप्रकाश भारती जी। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े और अगला प्रश्न देखें तो प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19 मेरे प्यारे बच्चों यह है, प्रश्न नंबर 19 यह है कि नीड का निर्माण किसकी रचना है। तो नीड का निर्माण, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो नीड का निर्माण किसकी रचना है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये है आपके हरिवंश राय बच्चन जी की, और इसलिए ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन जी। इसके बाद 20वां प्रश्न देखिए क्या है, 20वां है झूठा सच, झूठा सच किस विधा की रचना है, नाटक विधा की है कि उपन्यास विधा की कि कहानी विधा की निबंध। तो झूठा सच, अगर आपको आंसर मालूम है तो मुझसे पहले इसका जरूर बता देना क्योंकि ये सिंपल प्रश्न है। झूठा सच किस विधा की रचना है मेरे प्यारे बच्चों, उपन्यास विधा की रचना है, इसलिए बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, उपन्यास विधा। फिर 21 देखिए प्रश्न क्या है, 21 है कि भूले बिसरे चित्र के रचनाकार हैं। तो देखो भूले बिसरे चित्र के जो रचनाकार हैं कौन है मेरे प्यारे बच्चों, भगवती चरण वर्मा जी हैं कि यशपाल हैं कि प्रेमचंद्र जी हैं कि जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो देखो भूले बिसरे चित्र के जो रचनाकार हैं वह आपके भगवती चरण वर्मा जी हैं, इसलिए पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, और प्रश्न नंबर 22 है कि ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार हैं। तो ठलुआ क्लब निबंध के जो रचनाकार हैं कौन है, गुलाब राय हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कि सरदार पूर्ण सिंह हैं कि इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार गुलाब राय जी हैं, और पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 भी कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 है
एकांकी सम्राट कहा जाता है। तो एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है? राम कुमार वर्मा को, कि यहाँ पे सेठ गोविंद दास को, कि हरिकृष्ण प्रेमी को, कि मोहन राकेश को? तो एकांकी सम्राट कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों राम कुमार वर्मा को, इसलिए पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राम कुमार वर्मा को। इसके बाद अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर आपको लिखना है। पहला है कि प्रेमचंद्र एक महान कवि के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो प्रेमचंद्र एक महान कवि के रूप में प्रसिद्ध है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये क्या बिल्कुल गलत है। दूसरा है गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं। तो देखो, पहली बात तो गुनाहों के देवता एक उपन्यास ही है और उसके लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती जी हैं, इसलिए ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बी वाला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े और अगला प्रश्न देखें 25 प्रश्न है, उसने कहा था किस विधा की रचना है? तो उसने कहा था किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की, यात्रावृत्त की, कहानी की, आपके आलोचना? तो मेरे प्यारे बच्चों कहानी विधा की रचना है और सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसने कहा था किस विधा की रचना है? कहानी विधा की रचना। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है 26 और 26 प्रश्न है कि हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है? यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तो 2023 में बहुत ये प्रश्न पूछा गया था कि हास्य रस का अस्थाई भाव। तो हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है, इसलिए पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है 27 कि हे खग मृग है मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी में कौन सा रस है? अब इस पंक्ति में बताना कि कौन सा रस का प्रयोग किया गया है। तो 27 का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? क्या हास रस का प्रयोग किया गया है, कि करुण रस का, कि वीर रस का, कि इनमें से कोई नहीं? तो मेरे प्यारे बच्चों हे खग मृग है मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, ठीक है, इसमें करुण रस का प्रयोग किया गया है, इसलिए बी वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 27 क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ेंगे 28वां प्रश्न, देखिए क्या है 28वां मेरे प्यारे बच्चों। यह है रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं, कि 20 मात्राएं, कि 24 मात्राएं, कि 28 मात्राएं? तो रोला यहाँ पे क्या है? रोला। तो रोला के प्रत्येक हर एक चरण में कितनी मात्राएं होती है मेरे प्यारे बच्चों? तो 24 मात्राएं होती हैं, इसलिए यहाँ पे सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें आगे तो प्रश्न नंबर 29 है राजा रानी में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, की बहुव्रीहि समास? देखो राजा रानी, जब भी योजक चिन्ह आ जाए, इधर राजा लिखा है फिर योजक चिन्ह लगा हुआ फिर रानी, तो जब भी योजक चिन्ह दे के पूछे कौन सा समास है तो हमेशा द्वंद्व समास होता है, इस बात को नोट कर लेना। और पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें 30वां प्रश्न और लास्ट प्रश्न है कि अग्नि का पर्यायवाची है। तो अग्नि का पर्यायवाची अनल होता है, कि पावक होता है, कि आग के उपयुक्त सभी? तो सबको मालूम है कि अग्नि का पर्यायवाची शब्द अनल भी होता है और पावक भी होता है और आग भी होता है, मतलब तीनों होता है अग्नि का पर्यायवाची शब्द, इसलिए ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। के बाद हम आगे बढ़ेंगे महत्वपूर्ण गद्यांश की तरफ, और महत्वपूर्ण गद्यांश मैं आप लोगों को बताऊंगा वही आने वाला है। और कितने नंबर का पूछा जाता है? तो 6 मार्क्स। कितने नंबर का? 6 नंबर का पूछा जाता है आप लोगों का गद्यांश। तो चलो इंपोर्टेंट गद्यांश हम देखने वाले हैं। तो देखो ये वाला गद्यांश आपको तैयार करना है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। 3 प्रश्न इसके नीचे दिया होता है। पहला, प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, और ब रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, और तीसरा है युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है। और सब दोनों 2-2 नंबर के, ये भी 2 नंबर का, ये भी 2 नंबर का, और ये भी 2 नंबर का है। ठीक है, तो इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद मैं इसका सोल्यूशन बताता हूँ तीनों का, पहले अ करेंगे, फिर ब करेंगे, फिर स करेंगे। ठीक है, हालांकि पहले आप स्क्रीनशॉट इसका ले लो अच्छे तरीके से नोट्स बनाने के लिए। चलिए उसका उत्तर नोट कीजिए। उत्तर में सबसे पहले अ करेंगे। अ में क्या था? संदर्भ लिखिए। तो उसका संदर्भ हम बताने वाले हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित
मित्रता पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, किस चैप्टर से लिया गया है? मित्रता चैप्टर से लिया गया है, और उसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। बस यही तरीका होता है संदर्भ लिखने का। ब वाला पूछा था रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, जहां तक वो अंडरलाइन किया गया था उसका व्याख्या करना मैं एक बार दिखा भी देता हूं आप लोगों को। देखिए यहां तक, कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्बुद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। तो यहां से लेकर जहां तक अंडरलाइन किया गया है यहां तक, ये बस इतना ही लाइन का हमें व्याख्या बताना है। तो चलिए उसको देखते हैं, क्योंकि ब वाला प्रश्न यही पूछा है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग बनाएंगे और लिखेंगे कि शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। मतलब शुक्ल जी का कहना है कि जो बुरी संगति है घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित तो हो, तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को क्या करता है? नष्ट कर देता है तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है, उसी प्रकार बुरी संगति हमारी नैतिकता, सदाचार, मन तथा बुद्धि को नष्ट कर देता है। मतलब उनका कहना का मतलब यह है, रामचंद्र शुक्ल जी ये कह रहे हैं कि जिस तरह किसी व्यक्ति को घातक बुखार हो जाता है तो वह बुखार उस व्यक्ति को क्या कर देता है? बिल्कुल नष्ट कर देता है, कभी कभी तो उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। उसी प्रकार उनका कहना है शुक्ल जी का कि बुरी संगति इसी तरह घातक बुखार के समान है, क्योंकि जब बुरी संगति के लोगों में रहेंगे आप, तो आपकी नैतिकता, सदाचार, जो मन, आपका बुद्धि है, वो क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। ठीक है, बस इतना है। और तीसरा प्रश्न पूछा था, देखो स वाला प्रश्न क्या पूछा था कि युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो देखो स वाला, स डालेंगे और लिखेंगे कि युवा पुरुष की बुरी संगति उसे अवनति के गड्ढे में प्रतिदिन गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो उसे निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर करेगी। मतलब उनका कहने का मतलब यही है कि अगर बुरी संगति में रहोगे तो हमेशा अवनति के गड्ढे में, कभी सफल नहीं होगे। ठीक है, हमेशा आपको अवनति के गड्ढे में गिराते आ जाएगा। और अगर वही आपका फ्रेंड अच्छा मिल जाए तो हमेशा निरंतर आपको सोचेगा कि आगे वो बढ़े और उन्नति को आप क्या होंगे? अग्रसर होंगे। तो यह था आप लोगों का पहला गद्यांश, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस यहां से हम बात करेंगे दूसरा गद्यांश। जितना गद्यांश बताऊंगा उससे बाहर एक भी गद्यांश जाने वाला नहीं है। अब यहां से दूसरा गद्यांश हम देखेंगे क्या है कि यह कोई बात नहीं, यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हों। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है और निर्बल बलि का धीर उत्साही का। तो ये आप लोगों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश है। और सेम इसके नीचे भी 3 प्रश्न पूछेंगे कि उपयुक्त गद्यांश का पहले आप संदर्भ लिखो, फिर रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, फिर सवाल व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्या देखकर आकर्षित होते हैं, ये चीज। तो तीनों का हम उत्तर देखने वाले हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके पास मिल जाए और आसानी से आप इसको नोट कर पाओ। अब चलिए सबसे पहले हम लोग गद्यांश का संदर्भ देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या डालेंगे? संदर्भ। देखो हेडिंग हमने क्या डाला है? संदर्भ। लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता पाठ से लिया गया है। किस चैप्टर से? मित्रता पाठ से लिया गया है, और जिसके लेखक जो है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। मित्रता चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इसके बाद यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या। चलो मैं दिखा देता हूँ कि कितना भाग तक अंडरलाइन किया गया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। बस इतना ही लाइन का हमें क्या बताना है? व्याख्या बताना है। अब देखिए उतना ही लाइन का हम व्याख्या आप लोगों को बताते हैं। पहले हेडिंग आप डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, और लिखेंगे कि शुक्ल जी कहते हैं कि दो व्यक्तियों में मित्रता होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उनके स्वभाव एक जैसे हो। मतलब उनका कहना है कि अगर दो मित्रों में अगर मित्रता है तो कोई जरूर नहीं है कि दोनों व्यक्तियों का स्वभाव एक ही जैसा होगा तभी मित्रता हो सकती है। उनकी रुचियां समान हो, वरना भिन्न स्वभाव के लोगों में भी मित्रता हो सकती है। कह रहा है कि कोई जरूरी नहीं है कि उनका रुचि अगर समान रहेगा तभी मित्रता हो सकती है। अलग अलग भिन्न भिन्न स्वभाव के लोगों में भी मित्रता होती है। समाज में व्याप्त विभिन्नता को देखकर निर्धन धनी की ओर और निर्बल शक्तिशाली की ओर तथा विनीत नम्र व गंभीर व्यक्ति उत्साही व्यक्ति की ओर आकर्षित होते हैं। तो उनका कहना का मतलब अगर गरीब व्यक्ति है तो धनी व्यक्ति से दोस्ती करना चाहेगा, निर्बल व्यक्ति है तो शक्तिशाली व्यक्ति से दोस्ती करना चाहेगा, नम्र है तो वो गंभीर व्यक्ति से उत्साहित व्यक्ति से की ओर आकर्षित होता है, जिससे उन्हें विपरीत समय में उचित प्रेरणा मिल सके।
कि अगर उनको कोई नहीं आ रहा है तो हमेशा, अगर किसी चीज में कमजोर रहेगा तो हमेशा उससे टाइट व्यक्ति से दोस्ती करेगा। जैसे गरीब है तो वह धनी से करेगा, ठीक है, कमजोर है तो शक्तिशाली से करेगा। बस यही अर्थ था, खत्म। इसके बाद तीसरा प्रश्न, इसके बाद 100 वाला प्रश्न, ये वाला तीसरा, कि व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्या देखकर आकर्षित होते हैं। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो उत्तर हम लोग लिखेंगे 100 वाला का, कि विभिन्नता को देखकर व्यक्ति एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। आशय यह है कि व्यक्ति जो गुण नहीं होते उन्हें जब वो दूसरे व्यक्ति में देखता है तो उसकी ओर आकर्षित होता है। जैसे चंद्रगुप्त अपने विद्वान मंत्री चाणक्य की ओर तथा अकबर मनोरंजन के लिए बीरबल की ओर। मतलब कह रहे हैं कि क्या देखकर लोग दोस्ती करते हैं, तो ये कह रहा है कि विभिन्नता को देखकर व्यक्ति एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। और आशय यह है कि व्यक्ति में जो गुण नहीं होता है उन्हें जब वो दूसरे व्यक्ति में दिखता है तो वो उसकी ओर क्या हो जाता है, तुरंत आकर्षित हो जाता है। जैसे मुझे, अगर मैं पढ़ने में कमजोर हूँ और किसी व्यक्ति को, अगर अच्छा व्यक्ति को देख लेता हूँ जो पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो मैं हमेशा उससे मित्रता करना चाहूंगा ताकि वो मुझे पढ़ा सके, मुझे आगे बढ़ा सके। जैसे उन्होंने उदाहरण में बताया है, जैसे चंद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त अपने जो विद्वान मंत्री चाणक्य थे उनकी ओर आकर्षित हो गए, और अकबर जो थे मनोरंजन के लिए सिर्फ किससे, बीरबल की ओर आकर्षित हो गए। क्लियर हो गया। चलिए अब ये देखिए तीसरा, दो गद्यांश हमने ऑलरेडी बता चुका हूं, अब ये तीसरा गद्यांश है, नोट कीजिए इसको। यह है कि हे भगवान, तब के लिए विपत के लिए इतना आयोजन, परम पिता के इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूं और इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। ठीक है, यह, और इसमें 2 जगह अंडरलाइन किया गया है, यहां से लेकर यहां तक, एक आपको दिया है यहां से लेकर यहां तक। एग्जाम में दोनों नहीं देगा, दोनों में से कोई एक ही देगा। कभी कभी ये ऊपर वाला लाइन पूछ लेता है प्रथम, और कभी कभी द्वितीय, इसलिए मैंने दोनों बताया है, और दोनों पूछता है, कभी आपको ये दे देगा तो कभी ये दे देगा, तो इसलिए मैं दोनों को आंसर बताऊंगा। नीचे 3 प्रश्न दिए रहेंगे। पहला प्रश्न पूछा है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, और दूसरा प्रश्न यहाँ पे पूछा है मेरे प्यारे बच्चों कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जैसा देख पा रहे हो, ब वाला क्या है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। इसके बाद स में भी 2 प्रश्न पूछा है कि अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा, और दूसरा है कि गद्यांश में किस कार्य को मतलब ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। एक एक करके सब देखेंगे। सबसे पहले तो संदर्भ पूछा था, तो इसका उत्तर में सबसे पहले आप संदर्भ लिखोगे, संदर्भ हेडिंग डालोगे और लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्यखंड में संकलित, ठीक है, हिंदी के गद्यखंड में संकलित, हिंदी के गद्यखंड में संकलित मित्रता नहीं, सॉरी मित्रता काटना या ममता लिखना है, क्योंकि ममता पाठ से है ना। यहाँ पे क्या लिखोगे, ममता, ममता पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक जो है वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो ये भी आप लोगों का बिल्कुल गलत है, वो तो उसका हमको लगता है कि कॉपी पेस्ट हो गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी नहीं है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। यहाँ पे आप इसको थोड़ा नोट कर लेना, कोई भी मिस्टेक रहेगा मैं तुरंत सोल्यूशन करा दूंगा, उसको टेंशन मत लीजिएगा। जयशंकर प्रसाद जी, टाइप होने में मिस्टेक हो गया होगा, जयशंकर प्रसाद जी, कोई दिक्कत नहीं, इसको काटिए आप इन लोगों को, बस यहाँ नोट कर लो। ममता पाठ से लिया गया है, और यहाँ पे क्या होंगे आपके लेखक, जयशंकर प्रसाद जी होंगे, सिंपल। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं, मिस्टेक होता है सबसे। यहाँ इसके बाद फिर ब वाला रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है, उसमें 2 जगह था, एक प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या के द्वितीय। देखो ये प्रथम रेखांकित अंश है, यहां से लेकर यहां तक प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। हे भगवान, तब के लिए विपत के लिए इतना आयोजन, परम पिता के इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, ये पहला है। और दूसरा यहाँ पे कि फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूं और इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। दोनों हम एक साथ सोल्यूशन आपको बता देते हैं। पहले हम लोग देखेंगे प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। देखो प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या लिखेंगे कि लेखक जयशंकर प्रसाद जी का कहना है कि जब ममता ने सोने के आभूषणों से भरा हुआ थाल देखा, जब वो अपने पिता के हाथों में वो सोने से भरा हुआ थाल देखती है ममता, तब वो हतप्रभ हो सकती है, मतलब हतप्रभ हो गई, मतलब बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गई। ठीक है, वह आश्चर्य प्रकट करती हुई अपने पिता से कहती है कि आप विपत्ति के लिए इतने धन का संग्रह क्यों कर रहे हैं? भगवान की इच्छा के विरुद्ध आपने यह बहुत बड़ा दुस्साहस किया है। यह प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या है।
इसको आप नोट कीजिए। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आएगा द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या, जो मैं अभी पढ़ के दिखाया हूं पीछे। वो है कि थाल में रखे हुए सुवर्ण के सिक्के जो कि ममता के पिता ने शेरशाह से उत्कोच मतलब घूस के रूप में स्वीकार किया था। जो ममता के पिता जो सोने के थाल लिए थे वो शेरशाह से घूस के रूप में लिए थे, और उनकी चमक जो थी सोने की वो ममता की आंखों को अंधा बना रही थी। और ममता का मानना था कि विधर्मियों से लिया गया घूस का धन विपत्ति का साधक होता है। ये द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या। बस इसके बाद यहाँ पे प्रश्न पूछा था स वाला प्रश्न देखो क्या पूछा है कि अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। पहला वाला स में पहला, तो चलिए उसका उत्तर देखेंगे। पहला वाला कि अपने पिता के द्वारा शेरशाह से उत्कोच मतलब घूस के रूप में लिए गए सुवर्ण के सिक्के मतलब सोने के सिक्के ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। जो उन्होंने घूस के रूप में उन्होंने सोने का सिक्का लिया था वही सबसे ज्यादा बुरा लगा हमको। फिर दूसरा प्रश्न पूछा इसमें कि गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। तो उसका हम लोग आंसर लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश में ममता के पिता द्वारा विधर्मी शेरशाह से घूस ले लेने के कार्य को ममता ने भगवान की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। ठीक है, ये आपका दूसरा का आंसर हो गया। तो अब तक हमने तीन आप लोगों को बता दिया हूं, तीन आपको महत्वपूर्ण गद्यांश बता दिया हूं। अब चौथा नोट कीजिए। चलिए चौथा देखते हैं। चौथा आप लोगों का महत्वपूर्ण गद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों, वो है कि अश्वारोही पास आया, अश्वारोही पास आया और ममता ने रुक रुक कर कहा। क्या रुक रुक कर कहा कि मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी खोदे जाने के डर से भयभीत रही और भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ और तुम इसका मकान बनाओ या महल, अपने चीर विश्राम गृह में जाती हूँ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कहा हूं ना कि आज की वीडियो में 70 नंबर बिल्कुल क्लियर है, कोई रोक नहीं सकता है, मेरी गारंटी है। बस आप इसको रट के जाना। तीन प्रश्न नीचे दिया है। पहला कि प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखिए, दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और तीसरा कि चीर विश्राम गृह से क्या आशय है। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो हम लोग प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखेंगे, और संदर्भ नीचे है आप लोगों का संदर्भ हेडिंग डालना लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित, हिंदी के गद्य खंड में संकलित। देखो ये पूरा का पूरा टाइप यहाँ पे ममता होगा तो मित्रता टाइप हो गया है। क्या हो जाएगा, ममता। हमने वो कॉपी उठा के पेस्ट कर दिया, सिर्फ लगता है ममता पाठ से लिया गया है। और इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। अरे सॉरी, जयशंकर प्रसाद जी, हम राजेंद्र प्रसाद जी कह रहे हैं, जयशंकर प्रसाद जी, प्रसाद जी हैं। इसको सही कर लेना, ठीक है, इसको सही आप कर लेना। ममता पाठ से लिया गया है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। इसके बाद हम लोग व्याख्या देखेंगे। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या कहां तक है कि मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ, तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। ठीक है, चलिए इसका पहले हम लोग देखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। देखो हेडिंग डालोगे क्या, रेखांकित अंश की व्याख्या। लिखोगे श्री जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि ममता ने अश्वारोही को बुलाकर उससे कहा, उस व्यक्ति ने मेरे घर का नव निर्माण कराने का आदेश अपने एक अधीनस्थ को दिया था। मैं अपनी पूरी जिंदगी में इस भय से भयभीत रही कि मैं अपने इस मामूली घर से भी बेघर न हो जाती, लेकिन ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली और मुझे जीवित रहते बेघर होने से क्या किया, बचा लिया। आज मैं इस घर को छोड़े जा रही हूं, अर्थात अब मेरे जीवन का अंत समय निकट आ गया है, अब वो मरने वाली हैं। अब तुम यहाँ पर मकान बनाओ अथवा महल, मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैं अपने उस घर जा रही हूं जहां मुझे अनंत काल तक क्या होगा, विश्राम प्राप्त होगा। बस ये रेखांकित अंश की व्याख्या है। इसके बाद सवाल प्रश्न है कि चीर विश्राम गृह से क्या आशय है। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि चीर विश्राम गृह से आशय ऐसे गृह से है जो मनुष्य क्या होते हैं, अनंत समय तक विश्राम कर सके, अथवा ऐसा गृह जिसका अस्थायित्व अंतहीन समय तक बना रहे।
और जिसमें व्यक्ति अंतहीन समय तक विश्राम भी कर सके। बस ये भी आप लोगों का बिल्कुल क्या हो गया, खत्म हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहां से महत्वपूर्ण पद्यांश स्टार्ट होता है। 4 हमने गद्यांश बताया है, कितने टोटल 4, बहुत इंपॉर्टेंट। अब यहां से हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण पद्यांश, और पद्यांश भी कितने नंबर का आता है, 6 मार्क्स। कितने नंबर का आता है, 6 नंबर का आता है, 6 नंबर का आता है मेरे प्यारे बच्चों पद्यांश। पहला है, पहला उसे नोट करो कि उद्धो मन न भय 10-20, एक हुतो सौ गयो श्याम संग, को अवरधे इस, इंद्री शिथिल भई केशव बिनु, ज्या देही बिनु शीस, आशा लागी रहती तन श्वासा, जिवही कोटि बरिस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस, सुर हमारे नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। ठीक है, यह है आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट पद्यांश। ठीक है, इसके नीचे प्रश्न है कि प्रस्तुत पद्यांश का ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए। संदर्भ भी लिखना है, प्रसंग भी लिखना है। और दूसरा है कि उद्धव जी मथुरा से गोकुल क्यों आए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग इसका संदर्भ देखेंगे। उत्तर में पहला डालेंगे संदर्भ, लिखेंगे कि यह पद श्री सूरदास द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है, मतलब पद शीर्षक से अवतरित है। यह संदर्भ है। प्रसंग का मतलब समझते हैं क्या होता है? प्रसंग का मतलब ये होता है कि बहुत कम शब्दों में आप बता दीजिए कि इसके बारे में, मतलब किस चीज के बारे में यह पद्यांश लिखा गया है, तो प्रसंग का मतलब वही होता है। प्रसंग में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि प्रस्तुत पद भ्रमर गीत प्रसंग का एक सरस अंग है। श्री कृष्ण ने मथुरा चले जाने पर गोपियां अत्यधिक व्याकुल हैं। उद्धव जी गोपियों को योग का संदेश देने मथुरा से गोकुल आए हैं, और गोपियां जो है योग की शिक्षा ग्रहण करने में अपने को क्या कर रही हैं, असमर्थ बताती हैं, और अपनी मनोव्यवस्था को उद्धव के समक्ष व्यक्त करती हैं। यह प्रसंग में है, मतलब इनके बारे में जिक्र किया गया है। इसके बाद रियल आता है आप लोगों का व्याख्या। यहां से व्याख्या में आप लिखेंगे कि गोपियां उद्धव जी से कहती हैं, क्या कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन 10-20 नहीं है, सभी की तरह हमारे पास भी एक मन था, और वह कृष्ण के साथ चला गया। अतः हम मन के बिना तुम्हारे बताए गए निर्गुण ब्रह्मा की आराधना कैसे करें। अर्थात इसका मतलब यह होता है कि बिना मन के ब्रह्मा की आराधना जो है वो संभव नहीं है। श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां जो है निष्क्रिय हो गई हैं, और हमारी दशा बिना सिर के प्राणी जैसी हो गई है। हम कृष्ण के बिना मृतवत हो गई है। जीवन के लक्षण के रूप में हमारी श्वास केवल इस आशा में चल रही है कि श्री कृष्ण मथुरा से अवश्य लौटेंगे, और हमें उनके दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। श्री कृष्ण के लौटने की आशा के सहारे तो हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह लेंगे। लेकिन गोपियां जो है उद्धव से कहती हैं यह चीज कि हे उद्धव, तुम तो कृष्ण के अभिन्न मित्र हो, और संपूर्ण योग विद्या तथा मिलन के उपायों की ज्ञाता हो। यदि तुम चाहो तो हमारा योग मतलब मिलन अवश्य करा सकते हो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हम तुम्हें यह स्पष्ट बता देना चाहती हैं कि नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण को छोड़कर हमारा कोई जो है आराध्य नहीं है, हम तो उन्हीं के परम उपासिका हैं। तो यह उसका क्या था, व्याख्या था। फिर देखिए दूसरा प्रश्न पूछा है, उद्धव जी मथुरा से गोकुल क्यों आए। तो उद्धव जी मथुरा से गोकुल क्यों आए, तो उसका दूसरा का उत्तर लिखेंगे कि उद्धव जी गोपियों को योग मतलब मिलन का संदेश देने के लिए मथुरा से गोकुल आए थे। ठीक है, ये भी हो गया। ये पहला क्या था आप लोगों का, पद्यांश। अब यहां दूसरा पद्यांश नोट करो। दूसरा पद्यांश वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, एक बाहर नहीं जगह, मेरी गारंटी लिख लो तुम, बस याद करके जाना। अगला है कि सुनी सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करी नैन है सैन तिन्हें समुझाई कछु मुस्काई चली, तुलसी ते ही अवसर सोहे सबे, अवलोकती लोचन लाहू अली, अनुराग तड़ागे में भानु उदय, विगसी मनोमंजुल कंज कली।
यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश है। और उसके नीचे भी प्रश्न पूछा है कि प्रस्तुत पद्यांश का ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए। और दूसरा है कि अनुराग तड़ाग का अर्थ क्या होता है। ठीक है, कह रहा अनुराग तड़ाग का क्या अर्थ है, अनुरूप है उसके मतलब क्या। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, पहला वही संदर्भ कि यह पद श्री गोस्वामी तुलसी द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वनपथ शीर्षक से अवतरित है। ठीक है, यह क्या है, संदर्भ। यहाँ पे हेडिंग डालना, ये संदर्भ में लिखना है। इसके बाद नीचे यहाँ पे आपको बनाया है प्रसंग। अब प्रसंग में है कि इन पंक्तियों में जो ग्राम वधुओं के प्रश्न का उत्तर देती हुई सीता जी ने अपने हाव भाव से ही राम के विषय में सब कुछ क्या कर दे रही हैं, बता दे रही है। अपनी हाव भाव से ही राम के विषय में सब कुछ बता दे रही है। चलिए, तो इसको पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, इसका व्याख्या देखने वाले हम लोग। तो चलिए नोट कीजिए, इसका हेडिंग डालिए व्याख्या। और लिखेंगे कि ग्राम वधुओं ने, मतलब गांव की जो औरतें थे, लड़कियां थी, तो ग्राम वधुओं ने राम के विषय में सीता जी से पूछी कि, मतलब उनसे पूछा कि ये सावले और सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं। तो ग्राम वधुओं के अमृत जैसे मधुर वचनों को सुनकर चतुर सीता जी ने उनके मनोभावों को समझ गई कि मतलब पूछना क्या चाह रही हैं लोग। सीता जी ने उनके प्रश्न का उत्तर जो है अपनी मुस्कुराहट तथा संकेत भरी दृष्टि से ही दे दिया। उन्हें मुख से कुछ बोलने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। उन्होंने स्त्रियोजित लज्जा के कारण केवल संकेत से ही राम के विषय में यह समझा दिया कि ये मेरे क्या हैं, पति हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के संकेत को समझकर जो सभी सखियां राम के सौंदर्य को एकटक देखती हुई अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करने लगी। और उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रेम सरोवर के राम रूपी सूर्य के क्या हो गया हो, उदय हो गया हो, और ग्राम वधुओं के जो नेत्र रूपी कमल की जो सुंदर कलियां हैं वो खिल गई हो। यह पूरा का पूरा व्याख्या था। अनुराग तड़ाग का क्या अर्थ है, यह पूछा था ना, तो देखो उसका उत्तर लिखेंगे कि अनुराग तड़ाग का अर्थ है प्रेम रूपी सरोवर। अनुराग तड़ाग का क्या अर्थ है, प्रेम रूपी सरोवर। तो दो अब तक हमने आप लोगों को महत्वपूर्ण पद्यांश बता दिया। अब तीसरा नोट करो। तीसरा है जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि अतुलनीय जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तरागण, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोषण गर्जन। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लो, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, सभी बता रहा हूं, एक पार चल जाएगा तो बात कर लीजिएगा हमसे। इसके बाद पहला है कि प्रस्तुत पद्यांश का ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए। और दूसरा है कि कवि ने दिवाकर और निशाकर किन्हें कहा है। तो सबसे पहले हम लोग इसका संदर्भ देखेंगे, इसके बाद प्रसंग देखेंगे, फिर व्याख्या देखेंगे, फिर दूसरा वाला देखेंगे। तो चलो हेडिंग डालेंगे हम लोग संदर्भ, और संदर्भ डालने के बाद इसमें लिखेंगे हम लोग कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से क्या है, अवतरित है। और यह कविता जो है त्रिपाठी जी के काव्य संग्रह स्वप्न से लिया गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद प्रसंग लिखेंगे कि कवि ने इन पंक्तियों में भारत के गौरवपूर्ण अतीत की झांकी प्रस्तुत की है प्रसंग में। इसके बाद व्याख्या यहां से आता है। व्याख्या लिखेंगे कि त्रिपाठी जी कहते हैं कि तुम अपने पूर्वजों का स्मरण करो जिनके अतुलनीय प्रताप की क्या हो साक्षी सूर्य आज भी दे रहा है। यही तो हमारे जो पूर्व पुरुष थे जिनकी धवल और स्वच्छ कीर्ति को चंद्रमा भी यत्र तत्र सर्वत्र घूम घूम कर देख चुका है। वे हमारे पूर्वज ऐसे थे कि जिनके ऐश्वर्य को तारों का अनंत समूह बहुत पहले देख चुका था, और हमारे पूर्वजों की विजय घोषों और युद्ध गर्जनों को भी आकाश अनगिनत बार सुन चुका था। तात्पर्य यह है कि हमारे पूर्वजों के पवित्र चरित्र, प्रताप, ऐश, वैभव, युद्ध कौशल आदि कुछ अद्भुत और क्या थे, अभूतपूर्व था। ठीक है, चलिए। और दूसरा प्रश्न पूछा था कि दिवाकर का क्या अर्थ है, निशाकर का। तो कवि ने दिवाकर को सूर्य बताया है और निशाकर को क्या बताया, चंद्रमा कहा है।
बस ये भी खत्म। अब चौथा हम लोग पद्यांश देखेंगे जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला स्क्रीनशॉट इसका ले लो कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। बाहर तो एक जाने वाला नहीं है, 70 में 70 नंबर गारंटी मेरी है, हर एक विषय में ला दूंगा। ठीक है, चलिए इसका अब हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, इसके नीचे दो प्रश्न वही पूछा है कि प्रस्तुत पद्यांश की ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए और उपयुक्त पद्यांश में कवि द्वारा किस पर प्रकाश डाला गया है। इसके बाद देखिए उत्तर में हेडिंग डालेंगे पहला संदर्भ और लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से अवतरित है और यह कविता त्रिपाठी जी के काव्य संग्रह स्वप्न से ली गई है। चलिए अब यहां डालेंगे हम लोग प्रसंग में हम लोग लिखेंगे कि कवि ने त्याग और बलिदान को ही सच्चे देश प्रेम के लिए आवश्यक माना है, कि जो देश के लिए अपना जान भी दे सके। अब यहाँ पे व्याख्या में लिखेंगे कि कवि कहता है, क्या कहता है कि सच्चा प्रेम वही है जिसमें आत्म त्याग की भावना हो, जो आत्म देने के लिए भी निर्भर हो, अर्थात आत्म त्याग पर ही सच्चा प्रेम क्या होता है, निर्भर होता है। सच्चे प्रेम के लिए यदि हमें अपने प्राणों को भी न्यौछावर करना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। बिना त्याग के प्रेम प्राणहीन मृत है और त्याग से ही प्रेम में प्राणों की संचार होता है और अतः सच्चे प्रेम के लिए प्राणों का क्या होता है, बलिदान करने को भी सदैव प्रस्तुत रहना चाहिए। और देश प्रेम वह पवित्र भावना है जो निर्मल और सीमा रहित त्याग से सुशोभित होती है और देश प्रेम की भावना से ही जो मनुष्य की आत्मा विकसित होती है, आत्मा के विकास से मनुष्य का विकास होता है और अतः देश प्रेम से जो आत्मा का विकास और आत्मा के विकास से मनुष्यता का विकास करना चाहिए। यह इसका व्याख्या है, पूरा का पूरा लिख के समझ लो कितना मेहनत करना पड़ता है। इसके बाद दूसरा है कि उपयुक्त पद्यांश में कवि द्वारा किस पर प्रकाश डाला गया है। तो हम लोग लिखेंगे कि उपयुक्त पद्यांश में देश प्रेम की उत्पत्ति के मूल भावों पर प्रकाश डाला गया है। इसके बाद ये भी खत्म, 4 हमने महत्वपूर्ण यहाँ पे पद्यांश ही बता दिया। अब हम लोग संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश देखने वाले हैं। महत्वपूर्ण संस्कृत के गद्यांश जो कि कितने नंबर एग्जाम में आता है, 5 अंक का। कितने अंक का आता है, 5 अंक का आता है। अब इसको देखते हैं। चलिए अगला देखेंगे। पहला हम लोग संस्कृत का क्या देख रहे हैं, गद्यांश। ठीक है, अब देखिए इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लो क्योंकि पढ़ने में बहुत तकलीफ होती है संस्कृत से। इयम नगरी विद्रणाम संडम मस्तली, महात्मा बुद्ध तिष्ठल, पार्श्वनाथ शंकराचार्य, कबीर गोस्वामी तुलसीदास, अन्य च बहवः महात्मानः अत्रागत्य स्वीयानम विचारणम प्रसारयन् न केवल दर्शने साहित्य धर्मे अपितु कला क्षेत्रपि इयम नगरी विविधानम कालानम शिल्पानम च कृति लोके विस्तृता अत्रत्यता कोशस्याटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृहंत। ठीक है, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, संस्कृत का ये क्या है, गद्यांश है। अब इसका हम लोग लिखेंगे पहले संदर्भ। क्या लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है, मतलब वाराणसी चैप्टर से लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट, नोट कर लो, यही आने वाला है। इसके बाद प्रसंग में लिखोगे कि इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अब स्थिति के विषय में बताया गया है। अब इसका अनुवाद करेंगे। देखो ये जो है इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे। अनुवाद में लिखेंगे हम लोग कि यह नगरी विविध धर्मों के मिलन का स्थान रही है और महात्मा बुद्ध और तीर्थकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और दूसरे बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया, अर्थात अपने विचारों का क्या किया, प्रसार किया। केवल दर्शन, साहित्य और धर्म में ही नहीं अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी जो है विविध कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में क्या है, प्रसिद्ध है। और यहाँ की जो रेशमी साड़ियां हैं देश विदेश में सभी जगह क्या आती हैं, पसंद की जाती हैं यहाँ की साड़ियां। ठीक है,
तो मेरे प्यारे बच्चों इसको नोट कर लो। इसके बाद हम देखेंगे, ये पहला था, इसके बाद ये नोट करो दूसरा। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों है कि ऐसा कर्म विरणाम संस्कृते कुर्वन् वेह कर्माणि जीजी विशेषत्वं समा वीति अस्याय उद्दोष पूर्वक कर्म तदंतरम फलम इति अस्माक संस्कृति नियम। इदानी क्या है, इदानी यदा वयम राष्ट्रीय नवनिर्माणे संलग्नः अस्मः निरन्तरं कर्म करणम् अस्माकं मुख्यं कर्तव्यं निजस्य श्रमस्य फलं भोग्य अनस्य श्रमस्य शोषण सर्वथा वर्जनीयम्। यदि वयं विपरीत आचराम तदा न वयं सत्य भारतीय संस्कृति उपासकाय। नोट कर लो, अच्छा से दिख रहा है ना, इसीलिए तो मैं लिख के लेके आऊं ताकि आपको एक मतलब वर्ड भी आपको ऐसा कि ना समझ में आए। देखो पूरा वर्ड आपको एकदम क्लियर दिख रहा होगा, उसको आप नोट करो। क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लो, 480 पे देखा करो, 360 पे देखा करो, क्वालिटी बेटर दिखने में लगेगी और अच्छे से नोट कर लोगे। चलो इसका हम लोग देखते हैं हल। इसका हाल है मेरे प्यारे बच्चों, पहले संदर्भ कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति पाठ से उद्धृत, भारतीय संस्कृति जो चैप्टर उससे लिया गया है। प्रसंग की अगर हम बात करें कि प्रसंग में क्या बताया गया है, तो प्रसंग में बताया गया है कि प्रस्तुत गद्यांश में जो हमारी संस्कृति की कर्मवीरों की संस्कृति बताया गया, मतलब हमारी जो संस्कृति उसको कर्मवीरों की संस्कृति बताया गया है। और अनुवाद इसका हम लोग लिखेंगे, ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, ये लाइनिंग खींचने में इसमें गया है, बिल्कुल सही है, उसको नोट कर लिएगा आप लोग। यह कर्म में संलग्न रहने वालों कौन कर्मवीरों की संस्कृति है और यहाँ कर्म करते हुए ही 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए और यह इसकी घोषणा है, पहले कर्म बाद में फल, मतलब पहले कर्म करोगे तभी बाद में फल मिलेगा। और यह हमारी संस्कृति का क्या है, नियम भी है। और इस समय जब हम लोग राष्ट्र के नव निर्माण में लगे हुए हैं तो निरंतर काम करना ही हमारा प्रधान कर्तव्य बनता है। तो कर्तव्य उसका अपने परिश्रम का फल भोगने योग्य है, दूसरे के श्रम का शोषण त्यागने योग्य है। मतलब जो आप करोगे वही आप पाओगे, ठीक है। बस इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहां से पढ़ेंगे महत्वपूर्ण संस्कृत के पद्यांश। अभी तक हमने 2 महत्वपूर्ण गद्यांश देखा, अब संस्कृत के हम लोग पद्यांश, ये भी 5 अंक का ही आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए 5 अंक इसमें क्लियर करते हैं। देखो इसमें पहला है कि किस्वेदा गुरुतम भूमेम किस्वर दुचौरतम च खात। अब देखो मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा, इसको पहले नोट करो, इतना पढ़ने में मिस्टेक हो रहा है, क्या बताया जाए। पहले आप इसको नोट कर लो। संस्कृत किसको आती है बता देना कमेंट में कि किसको पढ़ने में बहुत अच्छी संस्कृत आती है, ठीक है। पहले आप इसको नोट कर लो अच्छे से, इसके बाद इसका उत्तर नोट करो। पहले इसको नोट कर लिया ना तुम, चलो सबसे पहले इसका संदर्भ लिखोगे। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्रानुपाठ से लिया गया, मतलब जीवन सूत्रानुपाठ से उद्धृत है या अवतरित है। प्रसंग की अगर हम बात करें तो इन श्लोकों में यक्ष के प्रश्नों और युधिष्ठिर के उत्तरों के माध्यम से माता पिता इत्यादि के महत्व को दर्शाया गया है, माता पिता के महत्व को दर्शाया गया इसमें। अनुवाद की अगर हम बात करें तो देखो अनुवाद इसमें यह है कि यक्ष युधिष्ठिर से पूछता है, क्या पूछता है कि भूमि से महान क्या है, तो आकाश से ऊंचा क्या है, वायु से अधिक शीघ्रगामी क्या है, तिनके से अधिक दुर्बल बनाने वाला क्या है। तो युधिष्ठिर उत्तर देता है, क्या देता है कि पृथ्वी से अधिक भारी जो है वो माता है और आकाश से ऊंचा जो है वो पिता होते हैं और वायु से अगर हम अधिक शीघ्रगामी कहें तो वो मन होता है और तृण से अधिक दुर्बल बनाने वाली जो है वो चिंता होती है। बस खत्म। चलिए आगे बात कर लेते हैं दूसरा। और दूसरा देखो पद्यांश संस्कृत का कि मानव जीवनस्य संस्करण संस्कृतीय अस्माक पूर्वाज मानव जीवन संस्कृतु महांतम प्रयत्नम अकुर्वन् ते अस्माक जीवनस्य संस्करणान् यान आचरान् विचारान् च अदृश्यन् तत्सर्वस्वम् अस्माक संस्कृति। ठीक है यहां तक। अब इसके बाद हम लोग सबसे पहले इसका उत्तर लिखेंगे तब संदर्भ डालेंगे और संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश जो है हमारी पाठ्य पुस्तक किससे, हिंदी के संस्कृत खंड के जो भारतीय संस्कृति चैप्टर है उससे लिया गया है।
भारतीय संस्कृति चैप्टर से। इसके बाद प्रसंग में लिखेंगे कि इसमें जो है भारतीय संस्कृति के स्वरूप और महत्व पर प्रकाश डाला गया है। अब अनुवाद हम लोग यहां से करेंगे, अनुवाद रीडिंग डालेंगे और अनुवाद करेंगे कि मानव जीवन को संवारना मतलब दोषादि को दूर करना, दोष को दूर करना। तो मानव जीवन को संवारना संस्कृति होता है और हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए महान प्रयत्न किए और उन्होंने हमारे जीवन के संस्कारों के लिए जिन आचारों और विचारों को दिखाया वह सब हमारी क्या है, संस्कृति है। बस खत्म। इसके बाद अगला टॉपिक जो मेरे प्यारे बच्चों आता है वो महत्वपूर्ण श्लोक आता है। अब तो श्लोक 2 नंबर के लिए कर दिया गया है। श्लोक कितने नंबर के आता है, 2। बस मात्र 2 याद कर लो, बस हो गया। अब बहुत सिंपल सिंपल में लेके आया हूं। एक है आपका बंधनम मरणम वापी जयो वापी पराजय उभयत्र समो वीर वीर भाव ही वीरता। यह पहला है जो कि बहुत ज्यादा सिंपल है और दूसरा भी तो सिंपल ही है। सर्वे भवन्ति सुखिनम सर्वे संतु निराम्या सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। देखो ये भी बहुत सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये दोनों देखो कितना, पहला वाला भी है दूसरा भी बहुत सिंपल है और आसानी से याद भी हो जाएंगे आपको। चलिए तो यहाँ से 2 अंक क्लियर हो गए, दोनों याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला टॉपिक आता है मेरे प्यारों जो पत्र लेखन। इस बार नया जुड़ गया है, पत्र लेखन नया इस बार जुड़ा है और वो भी कितने नंबर का, 4 अंक का। 4 अंक का पत्र लेखन। तो एक पत्र लेखन अगर पढ़ लेते हो तो उसका तरीका समझ आओगे तो आराम से लिख लोगे। तो पत्र लेखन में जैसे प्रश्न आपसे क्या पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ये प्रश्न आता है कि अपने क्षेत्र में व्याप्त गंदगी के कारण उत्पन्न डेंगू और मलेरिया जैसी भयंकर बीमारियों की जानकारी किसी दैनिक पत्र के संपादक को देते हुए पत्र लिखिए। आपके क्षेत्र में मतलब भयंकर बीमारी फैल गई है, बीमारी हो रही है, जैसे डेंगू मलेरिया फैल रहा है, तो किसी जानकारी को, आपका दैनिक अगर पत्र है तो उनके संपादक को कैसे आप पत्र लिखोगे, दैनिक पत्र के जो संपादक है उसको कैसे पत्र लिखोगे आप, तो यह पूछता है। सबसे पहले यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों आप लिखोगे अपना एड्रेस, राकेश शुक्ला बिहार से, और प्रधान मेरठ स्वच्छ मेरठ जागृति, अपना जो आप प्रधान हो, जो भी चीज हो आपको यहाँ पे अपना इंक्लूड करना पड़ेगा। और यहाँ पे दिनांक, मेरठ दिनांक इतना आपको, मतलब जो आपका दिनांक हो वो। तो सबसे पहले क्या लिखने का तरीका क्या, सबसे पहले अपना नाम, कहाँ से हो, विलेज का नाम इंक्लूड करो, आप किस पोजीशन पे हो, टीचर हो, प्रधान हो, कि आप स्टूडेंट हो, क्या हो, यहाँ पे इंक्लूड करो। इसके बाद किस डेट को लिख रहे हो, यहाँ तक। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। कोई भी आ जाएगा, दुनिया का कोई भी पत्र लिखना जाएगा, पहले यही आपको करना है। इसके बाद किसको आप लिख रहे हो, तो जिसमें बोला था उसमें दैनिक पत्र के संपादक को लिखना है, तब उसको यहाँ पे उसका हेडिंग डालोगे कि श्रीमान संपादक महोदय जी, उनके हेडिंग बनाओगे, फिर कामा लगाओगे। इसके बाद दैनिक जागरण के हैं तो दैनिक जागरण नीचे लिखोगे, फिर कामा। कहाँ उनका एड्रेस है, तो वो मोहकमपुर दिल्ली रोड में रहते हैं, मेरठ में, जो कि कोड यह है। और आपका जो होगा वो एड्रेस डालिएगा, अपना कोड डालिएगा, पिन कोड डाल दीजिएगा, बस इतना अपने से तो कर ही लोगे ना। इसके बाद यहाँ आती है मेन विषय हेडिंग। विषय मतलब कि किसके बारे में आप लिख रहे हो, तो विषय में लिखोगे कि क्षेत्र की जो गंदगी से उत्पन्न समस्याओं तथा स्वास्थ्य विभाग की उपेक्षा के संबंध में हम यह जो पत्र लिख रहे हैं। इसके बाद पत्र लिखने की स्टार्टिंग कैसी होती है, यहां से सबसे पहले आप कोई पत्र लिखोगे तो पहले स्टार्ट करना महोदय जी से, महोदय लिख के, ताकि उनको रिस्पेक्ट मिले। इसके बाद अपनी पूरी कंडीशन लिखा जाता है। जैसे इसमें कैसे लिखा गया है कि आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से मेरठ प्रशासन तथा उसके वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान मेरठ के नगरीय क्षेत्र मलियाना, कासमपुर, तारामपुरी, ब्रह्मपुरी में व्याप्त गंदगी तथा उसके दुष्प्रभाव की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, मतलब दिखाना चाहता हूं। आपसे अनुरोध है कि मेरे इस पत्र को जो है वो जनवाड़ी शीर्षक स्तंभ में प्रकाशित करने का क्या करें, कष्ट करें। और ये सभी ऐसे क्षेत्र हैं जहां मध्यम तथा निम्न आय वर्ग एवं गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग रहते हैं, और यह चारों ही क्षेत्र प्रत्येक स्तर पर उपेक्षित रहे। और इस बार वर्षा की अधिकता के कारण इन क्षेत्रों में स्थान पर पानी भर गया है, मतलब बहने का सुविधा नहीं तो पानी तो भरेगा ही भरेगा, तथा इनके पास बहने वाला नाला भी पानी से क्या हो गया है, भर गया है। पानी के इस भराव के कारण चारों ओर गंदगी दुर्गंध व्याप्त हो गई है तथा मच्छरों के जो पनपने के कारण मलेरिया और डेंगू फैल रहा है। आए दिन इन रोगों से ग्रसित रोगियों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है।
और खेद का विषय है कि अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराएं जाने पर भी उनकी ओर इस समस्या का समाधान के लिए गंभीरता पूर्वक कोई प्रयास नहीं किए गए। मतलब कई बार बताया भी गया लेकिन कोई भी एक्शन लिया नहीं गया इस पे। जो प्रशासन की इस उपेक्षा के कारण इन क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों को अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित होना स्वाभाविक है। अपनी संस्था की ओर से मेरा जो नगर है, तो संस्था की ओर से मेरा नगर के उच्च पदाधिकारियों तथा नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों से आग्रह है कि इससे पूर्व की स्थिति अत्यंत भयावह होकर अनियंत्रित हो जाए और इस समस्या को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए तत्काल इसके समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाया जाए। देखो ये जो भी लिखा है बिल्कुल अपने आम भाषा में, बिल्कुल स्वाभाविक तरीके से, ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर नहीं, कम शब्दों में उसने बहुत अच्छे से इसको प्रेजेंट किया है। तब इतना पढ़ लोगे ना तो आपके दिमाग खुल गया होगा कि कोई भी अगर आ जाए पत्र लेखन, उसका लिखने का तरीका क्या होता है। फिर लास्ट में कुछ चीजें हैं जो लिखना पड़ता है। सधन्यवाद, मतलब उनको धन्यवाद देने के लिए आप बोल रहे हो। भवदीय, जो आपका नाम क्या है, राकेश शुक्ला, तो यहाँ पे अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपको क्या डालना है, डेट डालना है मेरे प्यारे बच्चों। क्या डालना है, डेट। अब जैसा आपने देखा यह पेपर बिल्कुल आप लोगों का 70 में 70 कह रहा है कि नहीं, बिल्कुल आप बताओ। ये जो पेपर है 70 में 70 कराया कि नहीं, बिल्कुल कराया। अब देखो निबंध है, निबंध हुआ, जीवन परिचय हुआ, जो एकदम नॉर्मल चीज है उसी को हमने छोड़ा है। जैसे निबंध और आपका जीवन परिचय, ये याद नहीं कर लोगे बिल्कुल। चलो एक मैं आपको वीडियो बना दूंगा, 5 निबंध एक ही बना दूंगा, वो भी ट्रिक, मतलब सरल भाषा में, 5 निबंधों का सलूशन आप लोगों को बता दूंगा, क्लियर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को इतना ज्यादा लाइक करो, बहुत मेहनत से वीडियो बनाई गई है, और वीडियो को शेयर कर दो। चैनल पे ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।